जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय शाम 6 बजे से हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो कि परीक्षा बहुत करीब में है, उसका एक सीरीज़ चल रहा है। बहुत ही शानदार सीरीज़ है और उस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं तो उसमें इतिहास के लगभग मेडुअल हिस्ट्री हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। अब यहाँ से बेटा हम लोगों का चलेगा आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो अगर बेटा आप यहाँ पर आप टॉप 50 क्वेश्चन देखने को पाएंगे, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समस्त प्रकार की क्लासेस आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, 1757 में हुआ था। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। ये चीज़ आपका एक प्रश्न बन सकता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में। अब बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। क्या रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, या वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने किया था। तो बेटा जो प्लासी की लड़ाई हुई थी इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, और ये बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई हुई थी, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 में। ये भी ध्यान रखना है। अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए 2 लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, एक तो प्लासी की, दूसरी बक्सर की। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ है। कहाँ अंग्रेज़ों ने किससे युद्ध किया था, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किससे युद्ध किया था 1764 में। क्या सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ था, या फिर मीर कासिम से, या टीपू सुल्तान से, या हैदर अली से। तो बेटा जो 1757 की लड़ाई हुई थी, यानी कि प्लासी वाली लड़ाई, उसमें नवाब सिराजुद्दौला लड़े थे। लेकिन जो 1764 का हुआ था, इसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये 3 लोग की संयुक्त सेना लड़ी थी, लेकिन फिर भी ये पराजित हो गए थे, इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त की बात है, ये एक प्रकार की प्रणाली थी। तो क्या ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू हुआ था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू हुआ था, या लॉर्ड मिंटो के द्वारा शुरू हुआ था, या फिर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू हुआ था। तो बेटा ये वाली प्रणाली यानी अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रणाली थी, ये शुरू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भूमि सुधार का एक प्रणाली था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे भी बताएं, इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। 50 टॉप क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज़ है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है बेटा, ये है क्या, इसको पहले जान लीजिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू, ये एक प्रकार की ऐसी नीति है जिसमें ये नियम लगाया गया था कि जिसके कोई अपना खुद का बेटा नहीं है, वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है, दत्तक पुत्र को राजा नहीं बना सकता है। क्या इसे लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, या लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था, या फिर लॉर्ड कर्जन ने, या फिर वेलेजली ने। तो बेटा ये वाला जो शुरू हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी इसको विलय नीति भी कहा जाता है, ये शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डलहौजी जो कि 1853 में गवर्नर बना था, और इसी ने यह नियम शुरू किया था। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत में पहला रेलवे मार्ग किसने और कब शुरू किया। क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स 1845 में, या लॉर्ड डलहौजी 1853 में, या लॉर्ड कैनिंग 1857 में, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1823 में। तो बेटा लॉर्ड डलहौजी 1853 में शुरू किया था, और मुंबई से थाने तक के लिए पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की पहली विजय कहाँ हुई थी? अंग्रेज सबसे पहले कहाँ जीते थे? क्या त्रिचनापल्ली में जीते थे, या प्लासी में जीते थे, या बक्सर में जीते थे, या फिर अंबाला में जीते थे? पहले विजय की बात हो रही है, तो पहला विजय इन लोगों ने कहाँ लिया था? सबसे पहले प्लासी वाले युद्ध में ये जीते थे, और यहीं से धीरे धीरे इनका मनोबल बढ़ने लगा था। और जब बक्सर का युद्ध 3 राजाओं के विरुद्ध ये जीत गए, एक साथ वो तीनों राजा लड़े थे, तो इन्होंने सोचा कि अब तो हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स किस प्रांत के पहले गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंग किस प्रांत के थे? क्या ये बंगाल के थे, या मद्रास के थे, या फिर बॉम्बे के थे, या फिर दिल्ली के थे? मतलब वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये कौन से प्रांत के पहले गवर्नर जनरल थे? तो बेटा ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के ये पहले गवर्नर जनरल थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित था? जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया ये किस चीज़ से संबंधित था? क्या यह भू राजस्व से था, या न्याय प्रणाली से था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण से था, या अफगान नीति से था? तो बेटा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण से था। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? अंग्रेजी शिक्षा की बात हो रही है, मतलब इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है। क्या लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड डलहौजी थे, या मैकाले थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? तो बेटा जो अगर बात करें हम लोग कि किसने अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा पद्धति को लागू कराया था, तो वो था मैकाले। कब लागू कराया था? 1835 में। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के लिए नियम लाया था, नीति लाई थी। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के से प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है। क्या अवध के थे, या मैसूर के थे, या फिर कर्नाटक के थे, या हैदराबाद के थे? तो बेटा टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो नीति का प्रमुख शिकार कौन बने? मतलब सब ये जो फूट डालो और राज करो इसमें कौन इस नीति का शिकार बना है? क्या सिख बने, या राजपूत बने, या मराठा बने, या फिर सभी लोग बने? तो धोखा एक ऐसा फल है बेटा कि जो सबको मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन सबको मिलता है। अर्थात ये सभी लोग इस नीति का, फूट डालो और राज करो वाली नीति का शिकार सभी लोग हुए। डिवाइड एंड रूल, ये आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। आपका एक लाइक एक शेयर बहुत सारी खुशियाँ दे करके जाता है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड क्लाइव थे, या वारेन हेस्टिंग्स थे, या लॉर्ड डलहौजी थे, या फिर लॉर्ड कर्जन थे? कौन था बेटा पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात हो रही है कि कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे और यही थे। ये कब बने थे? तो 1772 में बने थे। इसके बाद में मतलब 73 में, जैसे देखिए ये उस समय गवर्नर थे, और 73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो उस समय ये था कि जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, तो उसी के तहत ये यहाँ पर बने थे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 13, हाईली एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? हाईली एक्ट कब पारित हुआ था? प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है क्या ये 1813 में पारित हुआ था, या फिर 1833 में, या 1853 में, या 1784 में? तो बेटा ये वाला नियम 1833 में पारित हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? यही एक प्रश्न है। तो 1905 में हुआ। किसके द्वारा किया गया था? क्या लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या फिर लॉर्ड रिपन थे, या फिर लॉर्ड मिंटो थे? कौन था बेटा? तो इसमें थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है रैयतवाड़ी प्रणाली
किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी भी एक प्रकार का भूमि सुधार ही है। तो ये किस क्षेत्र में लागू किया गया था? क्या ये बंगाल में था, या मद्रास क्षेत्र में था, या बिहार क्षेत्र में था, या फिर उड़ीसा क्षेत्र में था? तो बेटा इसको लागू किया गया था मद्रास क्षेत्र में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारत में पुलिस व्यवस्था की नींव किसने रखी? जो आज के समय आप पुलिस व्यवस्था देखते हैं, ये नींव किसने रखा था? क्या लॉर्ड रिपन ने रखा था, या लॉर्ड वेलेजली ने रखा था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? तो पुलिस व्यवस्था को भारत में लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि भारत में टेलीग्राफ और डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी? टेलीग्राफ और डाक सेवा की शुरुआत किसने किया था बेटा? क्या लॉर्ड कैनिंग ने किया था, या लॉर्ड डलहौजी ने किया था, या लॉर्ड वारेन ने किया था, या फिर लॉर्ड क्लाइव ने किया था? तो डाक व्यवस्था और टेलीग्राफ व्यवस्था ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, देखिए डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? क्या झांसी था, या सतारा था, या अवध था, या नागपुर था? तो पहले राज्य की बात की जा रही है बेटा। पहला राज्य कौन सा था? सतारा था। पहला राज्य सतारा था। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी शासन समाप्त कर भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कंपनी शासन समाप्त किया गया था वो 1857 की क्रांति के बाद ही हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो 1853 तो पहले ही गलत हो गया। 1858 था, या 1861, या 1870? तो बेटा जब 1858 में पहला भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था और इसी के तहत कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया था। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न संख्या 20, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहले समाचार पत्र की बात हो रही है। क्या बंगाल गजट था, या मिरातुल अखबार था, या समाचार दर्पण था, या फिर इंडिया एक्ट था? पहला समाचार पत्र जो था बेटा ये कौन सा था? बंगाल गजट था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 कह रहे हैं अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार कब प्राप्त किया? दीवानी अधिकार उन्होंने कब प्राप्त किया था? क्या 1757 में, या 1765 में, या 1772 में, या फिर 1793 में? कब इन्होंने बेटा इसे पाया था इस पर अधिकार? तो ये पाए थे 1765 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 प्रश्न हो चुके हैं। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए और उत्तर देते रहिए और हैंड रेज करके बताइए कि हाँ क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहे हैं ड्यूअल गवर्नमेंट की संकल्पना किसने दी? मतलब दोहरी सरकार की संकल्पना किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड मिंटो ने, या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने? किसने दिया था बेटा ड्यूअल गवर्नमेंट का संकल्पना? तो ये दिया था लॉर्ड क्लाइव ने ही इसे दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड क्लाइव ने। आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज क्या दिल्ली में बना था, या कलकत्ता में बना था, या मद्रास में बना था, या फिर बॉम्बे में बना था? तो बेटा फोर्ट विलियम कॉलेज जो बना था ये कलकत्ता में बना था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारत में पहले कानूनी कोड का निर्माण किसने किया? पहले कानूनी कोड का निर्माण किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड मिंटो ने, या फिर लॉर्ड मैकाले ने, या लॉर्ड कर्जन ने? तो पहले की बात हो रही है तो पहले बेटा लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी माध्यम में कराया था और भारत में पहले कानूनी कोड का भी निर्माण इसी ने किया था। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स के समय बंगाल में कौन सी नई व्यवस्था शुरू हुई थी? बंगाल में कौन सी व्यवस्था शुरू हुई थी? क्या अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था, या महसूल संहिता शुरू हुई थी, या दफ्तरी प्रणाली शुरू हुआ था, या फिर दीवानी प्रशासन शुरू हुआ था? तो क्या शुरू हुआ था बेटा? तो वारेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सी व्यवस्था शुरू हुई थी? तो यहाँ पर दीवानी प्रशासन शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? दीवानी प्रशासन। तो डी वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है?
1857 की क्रांति को कौन से नामों से जाना जाता है? तो भैया इसके बहुत सारे नाम रहे हैं। तो क्या इसे सैन्य विद्रोह कहा जाता है, या सिपाही विद्रोह कहा जाता है, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, या फिर सभी कहे जाते हैं? तो बेटा जो 1857 की क्रांति थी इसे सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम प्रथम भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि 1857, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है देख लीजिए। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 1857 की क्रांति क्या 29 मार्च को शुरू हुआ था, या 10 मई को, या फिर 15 अगस्त को, या 5 जुलाई को? तो बेटा 1857 की जो क्रांति थी ये 10 मई को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो ये वाला आपका 10 मई को शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है 1857 में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कौन सा मुख्य कारण था? क्या राजनीतिक असंतोष था, या धार्मिक अपमान था, या फिर सैनिक असंतोष था? तो बेटा कारण की बात करें तो राजनीतिक असंतोष भी था क्योंकि दत्तक पुत्र वंचित कर दिए गए थे। धार्मिक अपमान भी था क्योंकि अंग्रेज लोगों का, जैसे जो पंडित लोग सिपाही लोग होते थे, इन लोगों पर तिलक टीका वहाँ पर रोकते थे, सिखों को पग बांधने से रोकते थे, तो धार्मिक अपमान भी इन लोगों का हो रहा था। अगर बात करें हम लोग कि सैनिक असंतोष, तो बिल्कुल सैनिक असंतोष भी था क्योंकि वहाँ पर चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग कराया जा रहा था जिससे सैनिकों में भी असंतोष था। तो यहाँ पर सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? मतलब जैसे वो सभी कारण तो थे लेकिन तत्काल वाला कारण कौन सा था? नई राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी था, या अंग्रेज अधिकारियों की सख्ती थी, या वेतन में कटौती किया जा रहा था, या फिर नाना साहब की नाराजगी थी? तो बेटा 1857 का जो तात्कालिक कारण था वो नई राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था, इसीलिए मंगल पांडे ने मारा था, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका वही आ गया कि मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ शुरू किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह क्या मेरठ से शुरू किया था, या बैरकपुर से, या झांसी से, या कानपुर से? तो बेटा मंगल पांडे बैरकपुर सैन्य छावनी में रहता था और इसने विद्रोह भी वहीं से शुरू किया था। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का नेतृत्व सौंपा? बहादुर शाह जफर को दिल्ली का नेतृत्व किसने सौंपा था? रानी लक्ष्मीबाई ने, या तात्या टोपे ने, या दिल्ली के सिपाहियों ने, या फिर नाना साहब ने? किसने सौंपा था? तो बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो इनको दिल्ली के जो सिपाही लोग थे इन्होंने ही इनको नेतृत्व सौंपा था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, और बेटा अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी करते रहें। अभी आप लोगों का 17-18 प्रश्न बचा हुआ है, 50 प्रश्न देखने हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? भैया झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या कानपुर में हुआ था, या झांसी में हुआ था, या ग्वालियर में हुआ था, या लखनऊ में हुआ था? रानी झांसीबाई की थी लेकिन मृत्यु इनका कहाँ हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर बेटा? ग्वालियर में। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में कानपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? क्या कुंवर सिंह ने, या तात्या टोपे ने, या नाना सिंह साहब, या फिर मौलवी अहमदुल्ला? तो बेटा जो कुंवर सिंह थे ये बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे नाना साहब के साथ लड़े और उसके बाद में चले गए थे वहाँ पर झांसी में उनके रानी लक्ष्मीबाई के साथ में लड़े, और नाना साहब जो थे यही कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया? अभी हमने आपको बताया है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या रानी लक्ष्मीबाई ने किया, या बहादुर शाह ने किया, या कुंवर सिंह ने किया, या तात्या टोपे ने किया? तो लक्ष्मीबाई झांसी से थी, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, और कुंवर सिंह जी बिहार से थे। हमसे पूछा क्या गया है? बिहार वाला, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है 1857 की क्रांति का असफल होने का मुख्य कारण क्या था, या असफलता का मुख्य कारण क्या था? क्या नेतृत्व की कमी थी, या संगठनहीनता थी, या फिर एकता का अभाव था, या सभी थे?
तो बेटा नेतृत्व की कमी थी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, योजनाएं उनकी अलग अलग चल रही थी, इसलिए यहाँ नेतृत्व की कमी बिल्कुल था। संगठनहीनता भी थी, क्योंकि जितने भी विद्रोहकारी थे वो सभी किसी संगठन में नहीं थे, और एकता का अभाव तो था ही। जब संगठन नहीं था तो एकता कहाँ से हो सकती है, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। तो डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, पूछा जा सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन था। लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड रिपन थे, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो बेटा 1856 में ही डलहौजी चले गए हैं और आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व किसने किया था। अवध की बात हो रही है, तो क्या बेगम हजरत महल ने किया था, या मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, या बहादुर शाह ने किया था, या फिर नाना साहेब ने। बेटा बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। ये कहाँ से थी, तो ये लखनऊ से थी। इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और बात करें बहादुर शाह की, तो ये दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली वाले हैं। और नाना साहब ये कानपुर वाले हैं। ये कहाँ के बेटा, तो ये कानपुर के हैं। लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह ये अपने अवध के हैं। ये कहाँ के हैं, तो ये अवध क्षेत्र के रहे हैं, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, एक मिनट बेटा, जो अवध क्षेत्र था, अवध क्षेत्र का मुख्यालय उस समय लखनऊ ही था, तो इसलिए बेगम हजरत महल आपका सही उत्तर होगा, अगर लखनऊ से पूछा जा रहा है या फिर अवध से पूछा जा रहा है तो। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहे हैं नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, क्या पेशवा बाजीराव द्वितीय के थे, या शिवाजी के थे, या फिर तात्या टोपे के थे, या फिर सिंधिया के थे। तो सिंधिया मतलब शिवाजी की बात करें तो शिवाजी तो बहुत पहले थे, शिवाजी उस समय थे नहीं, तो ये दत्तक पुत्र शिवाजी के नहीं थे। ये किसके थे बेटा, तो ये बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है किसे 1857 का नायक कहा गया। 1857 का नायक क्या बहादुर शाह को कहा गया है, या फिर मंगल पांडे को, या नाना साहेब को, या कुंवर सिंह को। किसे कहा गया बेटा, तो मंगल पांडे को नायक कहा गया है। नायक मतलब शुरुआत कराने वाला ये थे, इसीलिए इन्हें 1857 की क्रांति का नायक कहा गया है। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है 1857 की क्रांति का औपचारिक अंत कब हुआ। औपचारिक अंत मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो ये कब समाप्त हुआ। क्या ये 1858 में समाप्त हुआ, या 1807 में 60 में समाप्त हुआ, या 1862 में समाप्त हुआ, या फिर 1865 में समाप्त हुआ। तो बेटा 1857 की क्रांति जो थी 1858 में समाप्त हुआ। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुरू होता है 1857 में और समाप्त होता है 1858 में। प्रश्न संख्या 41 चलते हैं, और बेटा 10 प्रश्न और बचे हैं। अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे वह पूरी क्लास बाद में भी देख लेंगे। तात्या टोपे को कहाँ पकड़कर फांसी दी गई, मतलब इनको कहाँ पकड़ा गया और कहाँ पर फांसी दी गई, ये पूछा जा रहा है। क्या कानपुर में, या ग्वालियर में, या झांसी में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो तात्या टोपे को कहाँ फांसी दिया गया था, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बेटा, मध्य प्रदेश में पकड़े गए थे और वहीं पर इन्हें फांसी दे दिया गया था। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब प्राप्त किया। पुनः अधिकार मतलब दोबारा, जैसे बात हो रही है क्रांति के समय दिल्ली आज़ाद हो गया था, तो वही कह रहे हैं कि फिर से इन्होंने अधिकार कब प्राप्त किया। क्या जून 1857 में, या जुलाई 1857 में, या फिर सितंबर 1857 में, या नवंबर 1857 में। बेटा 10 मई 1857 को क्रांति शुरू होती है और दिल्ली कब्जे में आ जाता है मई में ही। तो पूछ रहे हैं कि इस पर फिर से अधिकार कब पाया, तो इस पर फिर से अधिकार पाते हैं सितंबर 1857 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा अधिनियम आया था। क्या भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, या भारतीय परिषद अधिनियम आया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 आया था, या सुधार अधिनियम 1870 आया था। तो बेटा सबसे पहले क्या आया था, 1857 में क्रांति शुरू हुई, 1858 में समाप्त हुआ, और उसी समय भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, यानी कि ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर शासन किसे सौंपा गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तो फिर शासन किसे सौंपा गया। क्या भारतीय संसद को दिया गया, या ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, या संसद को दिया गया, या लॉर्ड मिंटो को दिया गया। तो बेटा जब क्रांति समाप्त हुई तो उस समय किसे शासन सौंपा गया, तो ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी। मतलब सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी। क्या मुस्लिम नेतृत्व था, या हिंदू मुस्लिम एकता था, या फिर क्षेत्रीय संघर्ष था, या ब्रिटिश नीति थी। तो बेटा इसमें चाहे हिंदू रहे हों चाहे मुस्लिम रहे हों, सभी लोग लड़े, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण रहा है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शब्द, मतलब 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शब्द का प्रयोग किसने किया। किसने कहा था इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम। क्या वीर सावरकर ने कहा, या गांधी जी ने कहा, या नेहरू जी ने कहा, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो किसने कहा था बेटा, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है किसने कहा कि यह विद्रोह नहीं स्वतंत्रता संग्राम है। मतलब चूंकि इसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे रहे थे, कोई सैन्य विद्रोह कह रहा था, कोई सैनिक विद्रोह कह रहा था, तो कोई कुछ कह रहा था। तो वही चीज़ किसने ये चीज़ कहा था कि ये विद्रोह नहीं है बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम है। क्या इसे तात्या टोपे ने कहा, या वीर सावरकर ने कहा, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या फिर भगत सिंह ने कहा। तो बेटा इसको वीर सावरकर ने ही कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम है, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। इसके बाद में चलेंगे प्रश्न संख्या 48 पर। अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है। अंग्रेज के इतिहासकार जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा है। क्या उन्होंने इसे महान विद्रोह कहा है, या सैनिक विद्रोह कहा है, या फिर उपद्रव कहा है, या सभी कहा है। तो बेटा जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इतिहासकार, उन्होंने इसे सैन्य विद्रोह भी कहा है, महान विद्रोह भी कहा है, और उपद्रव भी कहा है। इसलिए यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा 1857 के विद्रोह के समय कमल और रोटी का क्या महत्व था। भाई विद्रोह का जो चिन्ह था वो कमल और रोटी था, तो इसका महत्व क्या था। क्या धार्मिक प्रतीक था, या विद्रोह का संदेश था, या फिर भोजन की बात थी, या एकता की बात थी। तो बेटा कमल और रोटी का जो प्रतीक था ये था विद्रोह का संदेश था कि हम लोग विद्रोह कर रहे हैं, और इसी प्रतीक के तले ये लोग विद्रोह कर रहे थे। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र कौन सा था। मतलब पहले केंद्र की बात हो रही है। क्या लखनऊ था, या दिल्ली था, या फिर मेरठ था, या फिर झांसी था। कहाँ पर था, तो बेटा बैरकपुर से शुरू हुआ था, और ये मेरठ उसके बगल में ही है, तो पहला कहाँ था, मेरठ में था। सी वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों का पहला इस मतलब भारतीय आधुनिक भारत का पहला क्लास रहा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अभ्युदय, और साथ ही साथ 1857 की क्रांति से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार की समस्त क्लासेस को पाने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी क्लास के अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव है बेटा, या कोई मांग है कि सर जी ये टॉपिक पढ़ाया जाए, तो आप लोग ज़रूर बताएं, जिससे उस टॉपिक को कवर किया जा सके, और आप लोग अपने सुझाव को भी दर्शाएं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।